जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों यदि आपका एग्जाम जो है 14 अप्रैल को ही है तो आपके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइए कि मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसने शपथ ली है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, बालेंद्र शाह यहाँ पे लिए हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है। चलिए बताइएगा आप कि मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे स्वीडन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, स्वीडन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि हो मूर्ज जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि हो मूर्ज जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे ईरान और ओमान। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा है कि आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान का नया जो है सुप्रीम लीडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ईरान का नया सुप्रीम लीडर जो है नियुक्त किए गए हैं आपके किसे। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी दिए गए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। क्वेश्चन दिया गया है कि OECD रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो है भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है। तो याद रखेंगे कि OECD रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है। तो ये हो जाएंगे आपके 7.6%। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि भारत ने पहली बार GI टैग वाला यहाँ पे जोहा चावल यूके और इटली को किस राज्य से निर्यात किया। चलिए बताएंगे आप। तो भारत ने पहली बार GI टैग वाला जोहा चावल यूके और इटली को किस राज्य से निर्यात किया। तो याद रख लीजिएगा इनको किए हैं असम राज्य से निर्यात। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाए जाते हैं आपके 30 मार्च को। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, 30 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये 24 मार्च को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 24 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि CISF स्थापना दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो CISF स्थापना दिवस जो ये किस तारीख को मनाया जाता है।
तो ये आपके 10 मार्च को मनाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 10 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? चलिए बताइएगा। तो वित्त विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आते हैं अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है कि मार्च 2026 में भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला जो है दूसरा राज्य बना है? तो बताइए आप सभी लोग कि मार्च 2026 में भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो आप बताएंगे गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पे आपका कि महिला आरक्षण अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए जो है ना कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो महिला आरक्षण अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो ये हो जाएंगे 33%। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 33% होगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि पेसिव यूथेनेसिया पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गरिमा के साथ मरने के अधिकार के तहत जो ये किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 21 पे आधारित। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया भाषणी क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया भाषणी क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके क्या? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी दिए गए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय एथलीट तेज स्विन शंकर जो ये किस खेल स्पर्धा से जुड़े हैं? तो भारतीय एथलीट तेज स्विन शंकर किस खेल स्पर्धा से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपके किससे? तो याद रख लीजिएगा डेकाथलॉन से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कितने टीम ने भाग ली है? चलिए बताइए। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कितने टीम ने भाग ले रही है? तो इनमें कुल 10 टीम भाग ले रहे हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है कि बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2026 में किस क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये नामित किए गए हैं आपके शुभमन गिल को। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब, शुभमन गिल होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या है कि मार्च 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मार्च 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस खिताब को जीते हुए हैं आपके भारत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भारत जीते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि रजनी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीती है? चलिए बताइए। तो रजनी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीती है? तो याद रख लीजिएगा, यह जीते हुए हैं जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। और प्रश्न क्या पूछा गया है आपका कि औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भव्य योजना के लिए जो कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? चलिए बताइएगा आप। तो औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भव्य योजना के लिए कुल कितना बजट जो आवंटित किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके 33.660 करोड़। यहाँ पे ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता है?
तो याद रख लीजिएगा ये जीते हुए हैं ममता कालिया। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ममता कालिया। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है आपका कि 98 अकादमी अवार्ड्स में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है। चलिए बताएंगे। तो 98 अकादमी अवार्ड्स में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो वन बैटल आफ्टर अंडर, ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जो है ना जिम्मेदार है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके गृह मंत्रालय। ऑप्शन आपका डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, गृह मंत्रालय होता है जिम्मेदार। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है। प्रश्न क्या दिया गया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस नेता को पीछे छोड़कर भारत में चुनी हुई सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे रिकॉर्ड कौन बनाया हुआ है। तो पवन कुमार चामलिंग बनाए हुए हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है कि एलपीजी टैंकर नंदा देवी किस जलडमरू मध्य के रास्ते गुजरात पहुंचा। चलिए बताएंगे आप। तो एलपीजी टैंकर नंदा देवी किस जलडमरू मध्य के रास्ते गुजरात पहुंचा है। तो ये पहुंचे हुए हैं होरमुज जलडमरू मध्य के रास्ते। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। तो जोजिला दर्रा किन दो देशों के बीच कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। तो ये करते हैं आपके लद्दाख और बाकी भारत में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, लद्दाख और बाकी भारत में करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2026 भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया गया। चलिए बताइएगा आप। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2026 भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया गया है। तो ये किए जा चुके हैं सेशल्स के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या है आपका कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 किसने हासिल की है। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 किसने हासिल की है। तो ये हासिल किए हैं अनुज अग्निहोत्री ने। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, अनुज अग्निहोत्री जो है हासिल किए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है कि पारसी नौ वर्ष नौरोज किस कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। तो पारसी नौ वर्ष नौरोज किस कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। तो याद रख लीजिएगा ये दर्शाते हैं किसे। तो ये दर्शाते हैं आपके ईरानी कैलेंडर को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। प्रश्न है कि पौराणिक कथाओं में वह असुर राजा कौन था जिसके पुत्र उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया था। तो याद रख लीजिएगा वह कौन हो जाएगा। तो वो हो जाएंगे यहाँ पे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी को करेंगे, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि पीडीएफ के अनुसार नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो पीडीएफ के अगर अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे BBR सुब्रमण्यम। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि दस्तावेज के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। चलिए बताएंगे। तो दस्तावेज के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो इनके गवर्नर हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, संजय मल्होत्रा है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है कि अनुभाग के अनुसार इसरो के अध्यक्ष कौन है। चलिए बताएंगे आप।
तो अनुभाग के अनुसार इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर बी नारायण। ऑप्शन यहां पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर बी नारायण होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।